नमस्कार श्रोताओं, आज के इस हेल्थ पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हरलीन गंभीर गीतांजलि हॉस्पिटल के सूचना और प्रसारण विभाग से आज हमारे पॉडकास्ट में लेकर आई हूँ डॉक्टर अंकित अग्रवाल सर को, जो कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं गीतांजलि हॉस्पिटल में। सर, हमारे श्रोताओं के बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं जिनको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। आज के पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए जो हमारे पास क्वेश्चंस आए हैं सर, उनसे हम स्टार्ट करते हैं। सर, सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे कि आप मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं कि मेडिकल ऑन्कोलॉजी क्या होती है और कैंसर के ट्रीटमेंट में इसकी क्या भूमिका रहती है। देखिए, कैंसर के ट्रीटमेंट में 3 मेन ट्रीटमेंट होते हैं: मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। ये 3 डिविजन्स होते हैं जिनमें हम पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करते हैं। सर्जिकल ऑन्कोलॉजी सर्जरी रिलेटेड ट्रीटमेंट होता है, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी होता है जिसमें रेडिएशन रिलेटेड ट्रीटमेंट होता है। मेडिकल ऑन्कोलॉजी एक ऐसा डिपार्टमेंट है, ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें हम कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और टारगेट थेरेपी से। कई सारे कैंसर्स होते हैं जिनसे हम सिर्फ कीमोथेरेपी से ही बीमारी को ठीक कर सकते हैं या सिर्फ इम्यूनोथेरेपी से ही बीमारी को ठीक कर सकते हैं। मेडिकल ऑन्कोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी कैंसर के पेशेंट का ट्रीटमेंट करने के लिए। ओके सर, थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन। ये सबसे पहला क्वेश्चन, क्योंकि आप इसी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, तो एक बार ये क्लैरिटी हो गई कि ये रोल रहता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सर, कि इसके अंदर जो ट्रीटमेंट्स होते हैं अलग अलग, जैसे कि कीमो है, इम्यूनो है, टारगेट थेरेपी है, तो और भी क्या इसमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स रहते हैं? देखिए, क्या है, मेडिकल ऑन्कोलॉजी में सबसे पहले जब ट्रीटमेंट शुरू हुआ था तब कीमोथेरेपी शुरू हुआ था। धीरे धीरे एडवांसमेंट होके टारगेटेड थेरेपीज़ में आए और अब सबसे रिसेंट ट्रीटमेंट जो आया है वो इम्यूनोथेरेपी आया है। बेसिकली कीमोथेरेपी वो इंजेक्शंस या वो टैबलेट्स होती हैं जो आपके कैंसर के सेल्स को या कैंसर के कीटाणु को मारती है, लेकिन इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिनके कारण नॉर्मल सेल्स में भी डैमेज होता है। उनसे बेटर ट्रीटमेंट आया टारगेटेड थेरेपी। टारगेटेड थेरेपीज़ वो ट्रीटमेंट होते हैं जो पर्टिकुलरली सिर्फ कैंसर सेल्स पे ही अटैक करते हैं, जिससे कि इनका साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हो जाते हैं। और सबसे लेटेस्ट ट्रीटमेंट, जैसे हमने बताया, इम्यूनोथेरेपी। हमें ये पता चला है कि अपनी बॉडी की इम्यूनिटी में इतना पावर है कि वो खुद ही कैंसर के सेल्स पे अटैक करके कैंसर के सेल्स को किल कर सकता है। तो इम्यूनोथेरेपी बेसिकली वो इंजेक्शंस होते हैं जो बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। एक तरीके से हमारी बॉडी में एक सेल्स होते हैं जिनको हम टी सेल्स बोलते हैं। टी सेल्स को प्रोलिफरेट करके या टी सेल्स को एक्टिवेट करके हम कैंसर के सेल्स को किल कर सकते हैं। ये इम्यूनोथेरेपी का कंसेप्ट होता है, जो सबसे लेटेस्ट ट्रीटमेंट है, बहुत इफेक्टिव है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम है। तो सर, ये ट्रीटमेंट हम गीतांजलि में हमारे जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनको अवेलेबल हो रहा है? यस, हमने इम्यूनोथेरेपी करीब 4-4.5 साल से हम इम्यूनोथेरेपी रूटीनली यूज़ कर रहे हैं हमारे पेशेंट्स के लिए। कीमोथेरेपी जिनको देते हैं हम, किसी पेशेंट में कीमो और इम्यूनो का दोनों का रोल होता है। इम्यूनो का सबसे बड़ा एडवांटेज है, जैसे मैंने बताया, साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम है और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है। सर, एक कीमोथेरेपी को लेकर लोगों में बहुत डर रहता है, जो कि कैंसर को लेते हुए आता ही है। इससे डरते तो क्या अभी जो दवाएं आ रही हैं, अभी जो इंजेक्शंस या इनके हैं, तो उनसे क्या पहले के कंपैरेटिवली उसके दुष्प्रभावों का कुछ फ़र्क पड़ा है? कीमोथेरेपी, जैसे पहले जो कीमोथेरेपीज़ के इंजेक्शंस आते थे उनमें एज सच कीमोथेरेपी के इंजेक्शंस में चेंजेस नहीं हुए हैं, लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट्स को प्रिवेंट करने के लिए या साइड इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए काफ़ी सारे अलग ट्रीटमेंट्स आ गए हैं। तो हम कीमोथेरेपी के इंजेक्शन के साथ वो ट्रीटमेंट देते हैं जिनसे साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हो जाते हैं, टॉलरेंस बढ़ती है, पेशेंट का इम्यूनिटी लेवल बढ़ता है। बहुत सारे इंजेक्शंस ऐसे हैं जिनको यूज़ करके हम कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम कर सकते हैं। तो आजकल कीमोथेरेपी साइड इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए जो इंजेक्शंस दे रहे हैं वो रूटीनली सब लोग सब जगह यूज़ हो रहे हैं। एंड आई थिंक कीमोथेरेपी से रिलेटेड डरने की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। ओके, तो सर, हमारे श्रोता हैं सुनीता, उनसे हमें एक क्वेश्चन आया है कि हमारे पास गीतांजलि में इस पे मेडिकल ऑन्कोलॉजी में कौन सी उन्नत और नवीन तकनीकें मौजूद हैं, वो ये जानना चाह रही हैं। सुनीता जी, देखिए, जो कीमोथेरेपी है, जैसे हमने बताया, उसके लिए कुछ इंजेक्शंस ऐसे होते हैं जो हम यूज़ करते हैं जिनसे साइड इफ़ेक्ट्स होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। उनको हम प्रिवेंटिव थेरेपीज़ बोलते हैं। जैसे वॉमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए इंजेक्शंस होते हैं, हाथ पैरों में दर्द अगर किसी को साइड इफ़ेक्ट्स होता है कीमो के लिए, उसके लिए कुछ प्रिवेंशन मेजर्स होते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमारा डाइटिशियन है
उनकी हेल्प लेते हैं, जिससे आपका इम्यूनिटी लेवल बहुत अच्छा इंप्रूव हो जाता है, उनसे साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हो जाते हैं। तो एक रूटीन प्रोटोकॉल होता है जो हम फॉलो करते हैं हमारे डे केयर सेंटर में, जिससे कि पेशेंट को इतना हेल्प हो जाता है कि वो कीमोथेरेपी का जो प्रोसेस है वो बहुत ईजीली टॉलरेट कर लेते हैं। दैट्स वंडरफुल सर। मुझे लगता है सुनीता आपको आपका जवाब पूरा अच्छे से मिल गया होगा। तो सर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहूँगी, जिसमें ये जानना चाह रहे हैं हमारे श्रोता कि क्या इस मेडिकल ऑन्कोलॉजी के अंदर हर तरीके के कैंसर का इलाज होता है, या इसमें भी आप लोगों के थ्रू चयन किया जाता है कि कौन सी स्पेशलिटी का ये केस है? सो बेसिकली देखिए क्या है कि जब भी कोई कैंसर पेशेंट हमारे यहाँ पे हमारे गीतांजलि कैंसर सेंटर में आता है, जो नए कैंसर डिटेक्टेड हैं, उनका एक ट्यूमर बोर्ड डिस्कशन होता है सबसे पहले, जिसमें सर्जिकल ऑन्को की टीम, रेडिएशन ऑन्को की टीम और हमारी मेडिकल ऑन्को की टीम वो साथ में बैठ के पेशेंट के साथ उनका ट्रीटमेंट प्लान डिस्कस करते हैं, जिससे कि पूरा ट्रीटमेंट पेशेंट को समझाया जाता है कि आपका अगर सर्जरी प्लान है तो इस समय सर्जरी होगा, आपका अगर कीमो प्लान है तो इतने साइकिल्स प्लान होंगे, अगर आपका इम्यूनो प्लान है तो इतना प्लान होगा। रेडिएशन के बारे में सारा डिस्कस किया जाता है। ये करीब हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स का कंप्लीट डिस्कशन होता है। उसके बाद फाइनल ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। इससे सबसे ज़्यादा एडवांटेज पेशेंट को ये होता है, उनको पूरा क्लैरिटी मिलती है कि उनका ट्रीटमेंट किस तरह से होगा। उनको डॉक्टर के साथ एक डॉक्टर का रैपो बिल्डअप होता है, जिससे पेशेंट बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं अपने ट्रीटमेंट को शुरू करने के लिए। दैट्स वंडरफुल सर। और सर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो ये ट्रीटमेंट है उस दौरान खाने के लिए क्या प्रोटोकॉल्स रहते हैं, इसमें डाइट का क्या रोल रहता है, क्योंकि कैंसर पेशेंट्स वीक भी हो जाते हैं। यहाँ कई बार ये समझ नहीं आता कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो ऐसी चीज़ें भी सामने देखने को मिलती हैं। तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कैंसर के ट्रीटमेंट में। अगर हम मेडिकल ऑन्कोलॉजी की बात करें तो जिन पेशेंट्स को कीमोथेरेपी हम देते हैं उनके अंदर काफ़ी सारे डाइटरी मॉडिफिकेशंस देते हैं। हमारी पूरी डाइटिशियन की टीम है जो डाइट प्लान करती है पेशेंट का और डाइट चार्ट बना के देते हैं। बेसिकली कीमोथेरेपी से बॉडी का इम्यूनिटी कम हो जाता है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि पेशेंट्स को कोई भी ऐसी चीज़ खाने में नहीं दी जाए जिससे कीटाणु अंदर जाएं, जैसे कि कोई भी रॉ चीज़ हम अलाउ नहीं करते, स्पेशली ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 to 10 डेज ऑफ कीमोथेरेपी। तो डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक प्रॉपर डाइट फॉलो करने से, प्रोटीन डाइट बढ़ाने से बॉडी का इम्यूनिटी भी बढ़ता है और कीमो के साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत कम हो जाते हैं। दैट्स वंडरफुल। एटलीस्ट सब ऑलरेडी पेशेंट अपनी लाइफ में साइकिल को बेयर कर रहा होता है और उसका खाना पीना भी बंद हो जाए तो इट्स रियली डिफिकल्ट। डाइटिशियन का और मेडिकल ऑन्कोलॉजी में डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। राइट। थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन सर। नेक्स्ट सर ये कि जैसे ये जो ट्रीटमेंट होता है कीमो एंड ऑल, ये जो भी ट्रीटमेंट बहुत प्रोलॉन्ग्ड होता है, तो ऐसे में कई बार पेशेंट, उनकी फैमिली, दे फील लाइक कि ये कब तक चलेगा, कब तक होगा। तो सर ऐसे में कुछ ऐसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमारे श्रोताओं ने भेजे हैं, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो एक पेशेंट्स कहाँ से लाएं, या इसके लिए कोई टाइम लिमिट है? इस बारे में थोड़ा हमें बताएं सर। देखिए क्या है कि जब हम कीमोथेरेपी या मेडिकल ऑन्कोलॉजी में टारगेट थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट, तो अगर किसी पेशेंट को स्टेज 1, 2 या 3 कैंसर है तो उसके अंदर मैक्सिमम 6 मंथ्स या 1 ईयर का ट्रीटमेंट होता है, वो लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट नहीं होता है। लेकिन अगर किसी पेशेंट को हम स्टेज 4 में ट्रीटमेंट देते हैं तो यस, उसमें लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट होता है ज़्यादातर पेशेंट में। लेकिन हमारे यहाँ पे काउंसलर्स हैं जो पेशेंट का साइकोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं, एंड वी रेगुलरली गो विथ आवर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सो दैट पेशेंट को मोटिवेशन मिलता रहे एंड दे आर एबल टू कंटिन्यू द ट्रीटमेंट। दैट्स वंडरफुल सर। सर आप एक बार अपने एक्सपीरियंस से बताएं कि जब पेशेंट ठीक होता है, उसको नई ज़िंदगी मिलती है, या आप उन्हें देखते हैं कि ये बैक टू रूटीन आ गए, उस टाइम पे आपकी क्या फीलिंग्स होती है? देखिए एज अ डॉक्टर मेरे हिसाब से इससे बड़ी फीलिंग कुछ भी नहीं है, और कैंसर पेशेंट को ठीक करने से बड़ी फीलिंग कोई फीलिंग नहीं होती है। हमारे पास ऐसे काफ़ी केसेस हैं जो बहुत गंभीर स्थिति में आए थे और अब ठीक होके गए हैं और अब फॉलोअप पे आते हैं, तो इट गिव्स यू अ वेरी अमेजिंग फीलिंग। बहुत अलग फीलिंग आती है, उससे लगता है कि आप सही ट्रैक पे चल रहे हैं। मैं देख पा रही हूँ सर की आईज भी वेट हो गई है इस बात को बोलते बोलते, बिकॉज डॉक्टर है लेकिन फुल ऑफ इमोशंस। हमारे पास आपके लिए वैसे भी ऐसे ही फीडबैक आते हैं, आपके सर के लिए थैंक्स आते हैं, नंबर ऑफ पोस्ट आते हैं हमारे सोशल मीडिया पे, एंड आई कैन सी इन योर आईज कि आप कितना इमोशनली कनेक्ट है अपने पेशेंट्स के साथ। मुझे लगता है आप श्रोता सब देख पा रहे होंगे। सर ये चीज़ कितनी पर्सनली आप लोगों को आपकी लाइफ में बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। एंड
जब आप पूरी टीम काम करती है तो it gives an amazing feeling. That's amazing. That's why you are just an amazing human being as well. Thank you. तो सर, जो पेशेंट कैंसर से जूझ रहे हैं या आप उनके परिवार वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि क्या होता है कि जो खुद पेशेंट है वो तो वीक फील कर ही रहा होता है, ऐसे में फैमिली का स्ट्रॉन्ग होना कितना ज़रूरी होता है? बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या होता है कि सबसे पहले जब कैंसर का डिटेक्शन होता है तो यूजुअली फैमिली मेम्बर्स हमारे पास आते हैं। पेशेंट को बताते नहीं हैं वो पहले कि उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ है। पहले फैमिली मेम्बर्स का काउंसलिंग होना सबसे ज़रूरी होता है। अगर वो स्ट्रांग हैं तो पेशेंट ऑटोमेटिकली विल पावर उनका इंक्रीज़ हो जाता है, पेशेंट ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाता है पेशेंट को कि वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो हमारा सबसे पहले एम होता है कि हम फैमिली मेम्बर्स को काउंसलिंग करें दैट एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप चिंता नहीं करें, ट्रीटमेंट शुरू करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कैंसर का डायग्नोसिस होते ही मल्टीपल डॉक्टर्स के साथ कंसल्टेशंस होते हैं फैमिली मेम्बर्स का। फैमिली मेम्बर्स को लगता है हम इनसे भी, डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लें, इनसे भी कर लें, जहाँ पे भी फिर हमें कंफर्टेबल लगेगा हम वहाँ ट्रीटमेंट लेंगे। मेरे हिसाब से वहाँ पे एक डॉक्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि फैमिली मेम्बर्स को अगर वो काउंसिल करें अच्छे से तो फैमिली मेम्बर्स पेशेंट को काउंसिल करके ट्रीटमेंट जल्दी शुरू कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल फैमिली मेम्बर्स का है, वो एक बार कन्विंस होते हैं तो ही फिर ट्रीटमेंट चालू हो पाता है। एग्जैक्टली, और उनकी पॉजिटिविटी का ही सारा बहुत ज़रूरी है, बहुत एब्सोल्युटली। सर, मेरे पास कुछ कमेंट्स में ये भी मैंने पढ़ा कि बहुत सारे पेशेंट्स जो पहले बाहर जाते थे इलाज के लिए वो अब यहीं रुक गए हैं, या वो गीतांजलि आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें सारा इलाज यहीं पे मिल रहा है, एक ही छत के नीचे मिल रहा है, तो दे आर वेरी हैप्पी। एब्सोल्युटली। तो सर, आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस कि आपके पास में, क्योंकि मेरे पास में आते हैं पेशेंट्स लेके लिस्ट, देखिए मैम हम बाहर गए थे, हम यहाँ पे आके ज़्यादा अच्छा फील कर रहे हैं, क्या आपके पास कोई ऐसा कोई रजिस्टर थॉट अभी है कि हाँ ये पेशेंट आया हरलीन बाहर से और ये अच्छे से खुश होके गया है हमारे पास से? काफ़ी सारे पेशेंट हैं ऐसे। एक्चुअली एक सिंगल सेंटर पे अगर किसी पेशेंट को एंटायर ट्रीटमेंट मिल जाए उससे बेटर किसी भी पेशेंट के लिए नहीं हो सकता है। बार बार आना जाना, जैसे अगर किसी पेशेंट को कीमोथेरेपी चल रहा है, फॉर एग्जांपल अगर वो 21 डेज़ में कीमो ले रहे हैं, बार बार अपने घर से दूर जाके कीमो लेके फिर वापस आना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। जब से पिछले, जैसे मैंने बताया 4-5 सालों से जब से हमने इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट चालू किया है, ट्यूमर बोर्ड डिस्कशंस चालू करे हैं, ट्यूमर बोर्ड रिलेटेड ट्रीटमेंट चालू किया है, तब से पेशेंट को काफ़ी कंफर्टेबल हो गया है। और काफ़ी पेशेंट्स अब इधर ही रुक जाते हैं, दे डोंट गो आउट, वो बाहर जाके ट्रीटमेंट ले लेते हैं। उनको लगता है जब सब कुछ यहाँ अवेलेबल है तो वाई टू गो आउट। तो मुझे लगता है श्रोताओं आपको पता चल गया होगा कि इसलिए गीतांजलि चुने। तो सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर हम पॉडकास्ट को ख़त्म करने के क्लोज आ गए हैं, आपकी तरफ से कैंसर पेशेंट्स को या उनकी फैमिली को आपकी तरफ से कोई ऐसा मैसेज कि जिनको वो अपने दिल में समझें और अपने पेशेंट को भी उस चीज़ को लेके उनको संबल मिले ताकि उनकी आने वाली ज़िंदगी में थोड़ा सा सुकून हो पाए? मैं सबसे यही निवेदन करूँगा कि कैंसर का डायग्नोसिस होने के बाद सबसे पहली चीज़ जो होता है वो होता है डर। कैंसर से डरे नहीं, आपके पास में जो भी ऑन्कोलॉजिस्ट हैं उनसे एक बार आप मिलके कंसल्ट करें। आई एम वेरी श्योर कि आपकी प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएंगी। डर के अगर आप रहेंगे और उसका ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो डेफिनेटली आगे रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। ट्रीटमेंट लेने से काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि आपको काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। आपके डॉक्टर से आप मिलें, कैंसर स्पेशलिस्ट से, ऑन्कोलॉजिस्ट से, वो बहुत जल्दी आपको ट्रीटमेंट चालू करके और आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, आपको ठीक करेंगे। वाओ, दैट्स वंडरफुल सर। मुझे लगता है श्रोताओं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में, सरल तरीके से, जैसे कि सर ने मेडिकल ऑन्कोलॉजी और गीतांजलि हॉस्पिटल में जो उपलब्ध सुविधाएं हैं उन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन दी होगी, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और इस पॉडकास्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचे। और अब यहीं पे इस पॉडकास्ट को, आज हेल्थ पॉडकास्ट को हम विराम देते हैं। अगले पॉडकास्ट में जल्दी मिलना होगा। थैंक यू सो मच अंकित सर, आपका प्रेशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू।